गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है शक्ति संतुलन का सिद्धांत। आज हम शक्ति संतुलन का अर्थ, उसकी परिभाषा और विशेषता देखेंगे। शक्ति संतुलन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्धारण में राष्ट्रीय शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। विश्व में शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रों की शक्ति के स्वच्छंद प्रयोग को प्रतिबंधित और सीमित किया जाए। जो राष्ट्रीय शक्ति है उसको सीमित किया जाए ताकि विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित रह सके। इसके लिए प्राचीन काल से ही शक्ति संतुलन सिद्धांत का प्रयोग किया जा रहा है। पामर पार्किंस ने शक्ति संतुलन को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधारभूत सिद्धांत, मॉर्गेनथाउ ने इसे सामान्य सामाजिक सिद्धांत की अभिव्यक्ति और मार्टिन राइट ने इसे राजनीति का मूलभूत नियम बताया है। शक्ति संतुलन सिद्धांत का अगर हम विकास देखें तो जहाँ कहीं राज्यों की बहुप्रणाली विद्यमान है वहाँ शक्ति संतुलन अस्तित्व में होता है। शक्ति संतुलन पे डेविड ह्यूमन ने अपना एक निबंध भी लिखा, ऑन द बैलेंस ऑफ पावर। शक्ति संतुलन के बारे में भारतीय विचारकों की बात करें तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में मंडल सिद्धांत दिया। मंडल सिद्धांत में शक्ति संतुलन के बीज दिखते हैं। रोमन साम्राज्य के युग में इस सिद्धांत में ह्रास दिखाई दिया। शक्ति संतुलन सिद्धांत की वास्तविक शुरुआत 15वीं शताब्दी में होती है। मैकियावेली के प्रिंस में इस ओर संकेत किया गया है। संतुलनकर्ता के बारे में मैकियावेली के प्रिंस में हमें उल्लेख मिलता है। 1648 की वेस्टफैलिया की संधि ने राष्ट्रीय राज्य सुरक्षा की स्थापना की और शक्ति संतुलन सिद्धांत की भूमिका और अधिक सार्थक दिखाई देने लगी। तो जो स्वर्णिम युग है, जो स्वर्णिम शुरुआत है, वो 1648 की वेस्टफैलिया संधि से दिखाई देती है। शक्ति संतुलन का सिद्धांत 18वीं शताब्दी में सबसे अधिक प्रभावी रहा, लेकिन 20वीं सदी के आरंभ में इसका विघटन हो गया और यह बहुगुटीय व्यवस्था का आविर्भाव हुआ। मतलब पहले विश्व 2 गुटों में बटा रहता था, 20वीं शताब्दी के बाद बहुगुटीय व्यवस्था हो गई। इसकी उपयोगिता सदैव ही विवादास्पद रही। चर्चिल शक्ति संतुलन को शांति और सुरक्षा के लिए वांछनीय बताते थे, लेकिन अमेरिकी विचारक विलियम समर नागरिकों के जीवन और खुशहाली की कीमत पर किसी भी उच्च स्तरीय कूटनीति या किसी शक्ति संतुलन की आवश्यकता नहीं समझते थे। इसके अतिरिक्त अमेरिका के राष्ट्रपति भी शक्ति संतुलन को संघर्ष का कारण बताकर उसकी निंदा करते थे। तो ब्रिटेन था वो शक्ति संतुलन का समर्थक था और अमेरिका है वो शक्ति संतुलन का विरोध करता है। आदर्शवादियों ने भी इस सिद्धांत की आलोचना की है क्योंकि यह दंड नीति युद्ध पे आधारित है। बाध्यकारी साधनों का प्रयोग करते हैं शक्ति संतुलन में, लेकिन यथार्थवादी इसके समर्थक थे। फिर भी दोनों इस बात पर सहमत थे कि शक्ति संतुलन सिद्धांत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की विवेचना की जा सकती है। अब हम देखेंगे शक्ति संतुलन का अर्थ। शक्ति संतुलन का अर्थ है विश्व को 2 भागों में बांटना। शक्ति के 2 केंद्र हों और जिनमें शक्ति है वो समान रूप से विभाजित की जाए। जैसे कि कोई तराजू होता है, तुला होती है। शक्ति संतुलन की जो तुलना है वो तुला से की गई है, जिसमें बराबर मात्रा में शक्तियों का बंटवारा है वो कर दिया जाता है। और इसमें शक्ति संतुलन का अभिप्राय होता है विभिन्न राज्यों की शक्ति को 2 पक्षों में लगभग समान रूप से बंटी रहे। जैसे चित्र में दिखाया हुआ तुला है, शक्तियों के 2 समान कंडीशन के अंदर है।
लगभग, लेकिन यह हमेशा स्थिर नहीं रहती। ये एक आदर्श है, भी समान रूप से रहेगी, लेकिन वास्तविकता क्या है, वो स्थिर नहीं रहती, गतिमान होता है ये सिद्धांत। इसमें शक्ति कम ज़्यादा होती रहती है, जो दूसरे चित्र में वास्तविक कंडीशन उसकी दिखाई गई है। कोई भी एक पक्ष या एक राज्य अन्य राज्य पर हावी ना हो, इतना शक्तिशाली ना हो कि वह दूसरे पर हमला करने, उसे दबाने या हराने में समर्थ हो। इस प्रकार जैसे एक तुला के दो पलड़े समान भार होने पर संतुलित बने रहते हैं, उसी प्रकार साम्य अवस्था मतलब समान शक्ति का रहे वितरण, साम्य अवस्था विभिन्न राज्यों में संधियों द्वारा बनी रहेगी। अब ये जो समान शक्ति संतुलन है, इसके लिए राज्य आपस में संधि समझौते करेंगे। कोई एक देश अन्य देश से अधिक शक्तिशाली नहीं होना चाहिए। यदि कोई देश किसी से अधिक शक्तिशाली होता है तो यह विश्व शांति के लिए संकट और चिंता का विषय बन जाता है। शक्ति संतुलन को लेकर विभिन्न विद्वानों ने विश्लेषण किया है। अब हम उनकी कुछ परिभाषाएं देखते हैं शक्ति संतुलन के अर्थ और परिभाषा में। पहले हैं मोर्गेनथाउ के अनुसार शक्ति संतुलन उस वास्तविक स्थिति की ओर इशारा करता है जिसमें विभिन्न राष्ट्रों के मध्य शक्तियों का वितरण करीब करीब समान हो। तो मोर्गेनथाउ ने क्या कहा? मोर्गेनथाउ कह रहे हैं कि राष्ट्रों के मध्य शक्तियों का वितरण लगभग समान होना चाहिए। उसके बाद है शेलाइचर ने क्या कहा है? शक्ति संतुलन व्यक्तियों और समुदायों की सापेक्ष शक्ति की ओर इशारा करता है। पामर पार्किंस ने शक्ति पर विस्तार से कार्य किया है। उनकी पुस्तक इंटरनेशनल रिलेशंस के तीसरा जो एडिशन था उसमें उन्होंने शक्ति संतुलन पर विस्तृत कार्य किया है। पामर पार्किंस ने कहा है, शक्ति संतुलन तराजू के दो पलड़ों द्वारा प्रस्तुत संतुलन की भांति है। जब तराजू के दोनों पलड़ों में वजन बराबर होता है तो संतुलन उत्पन्न होता है। कैसलरे के अनुसार शक्ति संतुलन राष्ट्रीय परिवार के सदस्यों के बीच ऐसी उचित साम्य अवस्था मतलब समान अवस्था बनाए रखने की स्थिति है जिसमें उसमें से कोई भी इतना ताकतवर ना हो सके कि वह अपनी इच्छा दूसरे पर लाद सके। फैलियन ने क्या कहा है? शक्ति संतुलन एक अत्यंत स्पष्ट सिद्धांत है। वो अपने पड़ोसी राष्ट्रों को इतना शक्तिशाली कभी न बनने दो कि वह भय का कारण बन जाए। तो जो फैलियन है उन्होंने पड़ोसी राष्ट्रों को ज़्यादा शक्तिशाली ना बनने का पक्षधर है। तो उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम पाते हैं कि शक्ति संतुलन को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक स्थिति है, प्रक्रिया है, नीति है, व्यवस्था के रूप में चित्रित किया जा सकता है। अर्नेस्ट हॉर्स ने शक्ति संतुलन के 8 अर्थ बताए हैं। उन्होंने क्या कहा? शक्ति संतुलन का अर्थ है शक्तियों का वितरण, 2 भागों में बराबर बराबर शक्तियों को बांट दिया जाए। दूसरा उन्होंने कहा शक्ति की साम्य अवस्था मतलब समान अवस्था हो शक्ति की, 2 जो भागों में बांटा दोनों में समान होनी चाहिए। शक्ति की प्रबलता, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो शक्ति है, उसकी प्रबलता होनी चाहिए। स्थिरता और शांति, और ये जो शक्ति संतुलन है ये स्थिर रहना चाहिए। ये जितना अधिक लंबे टाइम तक रहेगा उतनी ही विश्व में शांति बनी रहेगी। अस्थिरता और युद्ध, और शक्ति संतुलन में अगर संतुलन बिगड़ता है और शक्ति का झुकाव एक तरफ हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अस्थिरता का वातावरण बनेगा और युद्ध का भय बना रहेगा। शक्ति की राजनीति, शक्ति संतुलन है वो पूर्ण रूप से शक्ति पर ही केंद्रित है, तो इसे शक्ति की राजनीति कहा है। एक सार्वभौमिक सिद्धांत, विश्व में सभी जगह इसे लागू किया जा सकता है। हर जगह शक्ति संतुलन का सिद्धांत, हम जो विश्व में अब तक की घटनाएं हुई हैं, प्रथम विश्व युद्ध हो या दूसरा विश्व युद्ध हो, तो सभी में शक्ति संतुलन दिखाई देता है। एक व्यवस्था है, विश्व के देशों में संबंधों का संचालन कैसे किया जाए इसको लेकर एक व्यवस्था है। उसके बाद है शक्ति संतुलन के 2 रूप। शक्ति संतुलन के 2 रूप जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं, एक है आदर्श
और दूसरा है वास्तविक। सैद्धांतिक दृष्टि से तो दो रूप हैं, साधारण या आदर्श कह सकते हैं, और दूसरा बहुल या जटिल। साधारण संतुलन में क्या होता है, शक्तियों का समान रूप से दो भागों में वितरण होता है। जैसा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद हमने देखा, अमेरिका और सोवियत संघ में समान रूप से शक्तियां विभाजित हो गई। और दूसरा रूप है जटिल संतुलन, जिसमें दो शक्तियों के केंद्र के जो हैं, दो शक्तियों के केंद्र बन गए, उनके अंदर भी बहुत से उपकेंद्र होते हैं। इस बहुत से बहुध्रुवीय व्यवस्था होती है जो वर्तमान में हम देख रहे हैं। इसमें तटस्थ राष्ट्रों की विशेष प्रभाव रहता है। यह प्राय शांति काल में तो हमें यूँ लगता है कि शक्ति के बहुत से गुट हैं, जैसे आज के टाइम में देखें तो G7, G17, आसियान, सार्क। लेकिन जब युद्ध की कंडीशन होती है तो सारे देश दो भागों में बंट जाएंगे। और अगर हम वास्तविक स्थिति व्यवहार में देखें तो व्यवहारिक स्थिति का वर्णन मोर्गेनथाउ ने किया। मोर्गेनथाउ के अनुसार एक तो प्रत्यक्ष विरोध होता है और एक प्रतिद्वंद्वता। प्रत्यक्ष विरोध की स्थिति में दो राष्ट्र और गुटों के मध्य सीधा विरोध होता है, जैसे अमेरिका और सोवियत संघ में था दूसरे विश्व युद्ध के बाद। यहाँ एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर हावी होना चाहते हैं, जबकि दूसरा राष्ट्र उसका विरोध करता है। ऐसी स्थिति में कोई झुकना नहीं चाहता और ये जो संतुलन के लिए संघर्ष है वो निरंतर चलता रहता है। दूसरी कंडीशन है संतुलन प्रतिद्वंद्वता। जब कोई राष्ट्र साम्राज्यवादी नीति अपनाता है अथवा यथास्थिति को कायम रखने की कोशिश करता है, उदाहरण के लिए पिछले 100 वर्षों में इंग्लैंड व रूस के द्वारा ईरान पर प्रभाव विस्तार के लिए प्रतियोगितापूर्ण प्रयास चलते रहे। जैसे इंग्लैंड है, उसने 7 महाद्वीपों पर अधिकार करने के लिए प्रयास किया, तो ये संतुलन प्रतिद्वंद्वता की स्थिति आ जाती है। अब हम देखते हैं शक्ति संतुलन की विशेषताएं। शक्ति संतुलन की विशेषता पामर पार्किंस ने अपनी रचना इंटरनेशनल रिलेशंस में बताई हैं। पामर पार्किंस ने पहली विशेषता बताई है संतुलन। संतुलन में उन्होंने कहा है, संतुलन का अर्थ है जो बदलते राजनीतिक ढांचों, शक्ति संबंधों में गतिशीलता के कारण निरंतर एवं परिवर्तनशील रहता है। यद्यपि इसका अर्थ संतुलन है, परंतु इसमें अंतर्राष्ट्रीय संतुलन भी निहित रहता है, अस्थायी और अस्थिर। वास्तव में शक्ति संतुलन कुछ समय के लिए ही रहता है, इसीलिए यह अस्थायी और अस्थिर रहता है। सक्रिय प्रयोग के द्वारा प्राप्ति, इसमें वो कहते हैं कि शक्ति संतुलन है वो अपने आप नहीं बनता, वरन उसको बनाने के लिए मानवीय प्रयास है वो करने पड़ते हैं। यथास्थिति का समर्थक, शक्ति संतुलन यथास्थिति के अनुकूल होता है, तथापि प्रभावी बनाने के लिए शक्ति संतुलन की नीतियों को परिवर्तनशील होना चाहिए। शक्ति संतुलन की कसौटी युद्ध होता है। शक्ति संतुलन की वास्तविक कसौटी युद्ध होता है। जब यह युद्ध शुरू होता है तो संतुलन समाप्त हो जाता है तथा जो स्थिति शक्ति संतुलन पैदा होने से रोकना चाहती है वे पैदा हो जाती है। अब हम देखते हैं शक्ति संतुलन के प्रति वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोण। शक्ति संतुलन को लेकर दो तरह के दृष्टिकोण हैं। वस्तुनिष्ठ का मतलब है शक्ति संतुलन ऐसी स्थिति है जिसमें विरोधी राष्ट्र और समूह शक्ति मतलब समान रूप से ही होते हैं। और व्यक्तिनिष्ठ के अनुसार शक्ति संतुलन ऐसी स्थिति है जिसमें राष्ट्र किसी भी एक या दूसरे अपने हितों पे ध्यान रखकर कार्य करते हैं, मतलब एक समान नहीं होती, उसमें चेंजिंग होती रहती है। बड़ी शक्तियाँ शक्ति संतुलन के कार्यकर्ता होते हैं। इसमें जो महाशक्तियाँ हैं वो शक्ति संतुलन के जो 2 धड़े बनेंगे, जो तराजू के 2 धड़े बनेंगे, वो उस तराजू का नेतृत्व है वो बड़ी शक्तियों के द्वारा किया जाता है। और छोटे राज्य हैं वो दर्शक के रूप में या खेल के शिकार हो जाते हैं। राष्ट्रीय हित इसका आधार होता है। इस नीति का वास्तविक आधार है वो राष्ट्रीय हित है। राष्ट्रीय हितों के अनुसार ही राष्ट्र संधि समझौते कर एक दूसरे के साथ जुड़ते जाते हैं
और विश्व को 2 भागों में बांट देते हैं। धन्यवाद।